अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज एक बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन, जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक मैच 7 बजे शुरू होगा और क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11, इसके हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, वो हम आपको बताते चलें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको पता है कि कप्तान बदले हैं। तो बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी आज के मैच में। बाबर आजम इस टीम में मौजूद हैं। फिर अगर बाबर आजम के पार्टनर की बात की जाए तो बाबर आजम के साथ साइम अयूब यहाँ पे मौजूद हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक मोहम्मद रिजवान आएंगे और चौथे नंबर पे फ़खर जमान होंगे। उस्मान खान जो कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उस्मान खान को जो इतलात है अभी तक की उसमें 5वें नंबर पे खेलना पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद 6ठे नंबर पे होंगे। शादाब खान 7वें नंबर पे होंगे। इमाद वसीम जिनका कमबैक हो रहा है तकरीबन 2 साल बाद, वो 8वें नंबर पे होंगे। नसीम शाह यहाँ पे मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और मोहम्मद आमिर आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। ये तो 11 की कहानी है, लेकिन आज मैच स्टार्ट होने से कुछ देर कबल दिन के टाइम आज़म खान के हवाले से अपडेट आई है कि आज़म खान इंजरी का शिकार हैं, उनका मुआयना किया जाएगा और मुआयने के बाद ये इतलात दी गई हैं हमें, मीडिया को दी गई हैं कि आज़म खान के हवाले से फैसला किया जाएगा कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में दस्तयाब होंगे नहीं होंगे। और ये कोई आज की रवायत नहीं है, इस तरह काफ़ी अरसे से हो रहा है कि आपको बिल्कुल 11th ओवर में पता चलता है कि आपका कौन सा प्लेयर इंजर है, कौन सा प्लेयर दस्तयाब है नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले वर्ल्ड कप में भी कि एक वर्ल्ड कप में हम प्लेइंग 11 बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए थे, तो हमें पता चला कि इमामुल हक खेल रहे हैं और इमामुल हक नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह फ़खर जमान खेल रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं। फिर इसके अलावा बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी मानी खेज बातें की शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से और अपनी बॉन्डिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं। आगे चल के उस हवाले से भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और फिर अपनी ओपनिंग के सवाल पे भी बाबर आजम ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, उसको एलेबोरेट हम आगे जाके ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कल तक का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जब हमें हर चीज़ के लिए कल तक का इंतज़ार करना चाहिए तो फिर कयास आराइयाँ भी होंगी, फिर बातें भी होंगी और फिर बहुत सारी बातें बनाई भी जाएंगी और फिर इस पर गिला नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज़म काफ़ी ज़्यादा गिले गुजारिशात करते हुए नज़र आए मीडिया से और बहुत सारी बातों पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपको सिर्फ मीडिया में नज़र आती हैं, अगर मीडिया में नज़र आएंगी इस तरह की चीज़ें तो फिर मैं भी देख के हैरान होता हूँ कि ये किस तरह की मीडिया कर रहा है। ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो है बाबर आजम ने कल एलेबोरेट की हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज के प्रोग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी के हवाले से बात होगी। फिर आज़म खान नहीं खेले तो डेफिनेटली इफ्तिखार अहमद खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हमारे मेहमान से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बोलते हैं और आप इनके तज्ज़िये तबसरे इंजॉय भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अब्दुल रऊफ़ खान साहब। रऊफ़ भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी तो जो इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ की इतलात ये हैं कि बारिश भी होगी, लेकिन फिर भी मौसम इस तरह का है कि शायद मैच भी पॉसिबल हो सकता है। बड़ा सिग्निफिकेंट है ये दौरा पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसी गन्स हैं जिस तरह आमिर हैं, मोहम्मद इमाद वसीम हैं, ये कम बैक करने के लिए जा रहे हैं। फिर आपको पता है उधर से न्यूजीलैंड की एक कमज़ोर टीम है जिसके साथ हमारा मुकाबला है। कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ को? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफी एक वन साइडेड सीरीज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो मेन स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर आईपीएल में बिजी है और वहां पर नहीं खेल रहे। और उसके बाद बी नहीं बल्कि सी टीम उन्होंने भेजी है और दो प्लेयर्स उनके थे, एलन फिन और उसके बाद जो एडम मिलने थे, उनसे थोड़ा सा कुछ बेहतरी हो सकती थी, मगर उन्होंने भी एट द निक ऑफ द टाइम जो अपना नाम थे वो विड्रा करवा दिए सीरीज से। तो अब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वन साइडेड किस्म की सीरीज होगी और पाकिस्तान भी अगर अपने जितने भी यंगस्टर्स थे उनको शॉर्ट फॉरवर्ड में ट्राई आउट करता है जो इनके पास परफॉर्मेंस साल के, तो मेरा ख्याल है कि काफी बेहतर होता, मगर पाकिस्तान ने डिसाइड किया फुल स्ट्रेंथ के साथ जाने का। अच्छा रऊफ भाई, ये जो आपने कहा ना डिसाइड किया, लेकिन मुझे कोई, क्योंकि मैंने परसों अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, मैं वहाँ पे मौजूद था, फिर बाबर आजम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें पाकिस्तान की जानिब से कोई प्लान नज़र नहीं आता कि किस प्लान के तहत हम मैच में जाएंगे। मुझे लगता है कि वो आसरे वाली चीज़ें ये कि अल्लाह के आसरे पे ही है, फुल स्ट्रेंथ पे जाएंगे। अगर वो ना चली, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं जिनको देखा हुआ नहीं है, तो फिर यंगस्टर्स को आजमाया जाएगा। मतलब कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की कैंप में।
देखिए, प्लानिंग जब तक आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी तो प्लानिंग होना बड़ा मुश्किल है। प्लानिंग आप इस तरह कर नहीं सकते जिस तरह का म्यूजिकल चेयर का खेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। इनस्टेबिलिटी है, कभी कोई चेयरमैन आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आ गए हैं और उसके बाद तो सारे की सारा जो टीम है वो चेंज हो जाती है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि काफी जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो उनमें मेरिट तो है नहीं, वो इसी तरह से ओब्लिगेशन और लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो उसका नुकसान आगे जाकर आपको ये हो रहा है कि उससे आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी या बन नहीं सकती, ना आप उसी विजन पे आपको डायरेक्शन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनती हैं, जो लोग आते हैं वो अपने मफादात के लिए अपने पर्सनल जो एजेंडाज होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको सामने रखकर वो फैसला करते हैं। और उसमें जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की क्रिकेट का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन का इंटरेस्ट है, वो बहुत पीछे रह जाता है। और इसी तरह आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। ना आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर फंक्शनल, ना आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फंक्शनल है, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके हैं, और आपकी जो नेशनल टीम है वो भी इसी तरह डावाडोल पोजीशन में है। अच्छा रऊफ भाई, क्या ये आपको भी लगता है कि बाज औकात ना जब चेयरमैन बदलता है तो इस तरह के लोग सामने आ जाते हैं कि वही लोग हर ओहदे पे भी होते हैं? अभी भी आप देख लें कि जो दो सिलेक्टर हैं उनमें से एक सीनियर मैनेजर है, उसके बाद एक बैटिंग कंसल्टेंट है, और एक ज़माने में जब चीफ सेक्रेटरी साहब को सीनियर मैनेजर बना के भेजा गया था तो हमारे मीडिया ने ही बहुत शोर किया था, लेकिन अभी मीडिया इस मामले में खामोश नजर आ रहा है। देखिए, हो नहीं सकता ना, पाकिस्तान में सिस्टम चल नहीं सकता। आप देखेंगे आपका पूरा पाकिस्तान किस लिए सफर कर रहा है, किस लिए आपके इदारे बर्बाद हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, अभी मेरिट पर काम नहीं हो रहा। देखें कि आप ब्यूरोक्रेट्स अगर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाकर बिठाएंगे तो वो क्या कर लेंगे? ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान का जो अशर किया वो पूरी दुनिया के सामने है। ब्यूरोक्रेसी ने क्या फैसले किया पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेकर जा सके? 70 साल के बाद हम किस जगह पे खड़े हैं? और फिर उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये इनकी उनका लेवल भी वो नहीं है, इनका माइंडसेट वो नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है बेसिक, वो जो है ब्यूरोक्रेट्स जितने भी लाए हैं उन सबसे ज्यादा मेरी एजुकेशन है। उसके बाद मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस इनसे कोई करोड़ दर्जे ज्यादा, 30 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने हर फॉर्मेट में पाकिस्तान को सर्व किया हुआ, 700-800 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं मेरी। तो आप कोई मुझे एजुकेशन अगर मेरी मैच कर लें इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ तो कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो आप इनको जब इस तरह के नहीं फैसले रऊफ भाई, आप करेंगे में आप प्रॉब्लम है ना, एक रऊफ भाई आप में प्रॉब्लम है। रऊफ भाई आप में प्रॉब्लम ये आप यस सर नहीं करते ना। यहाँ पे यस सर वाले लोग चाहिए। देखिए, यस सर तो फिर आप देखिए जो मेरिट पे बंदा आएगा, जिसमें विजन होगा, जिसमें एहलियत होगी, वो कैसे यस सर कर सकता है? देखिए ना कि हम यस सर के लिए तो हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। देखिए, मैंने जब क्रिकेट छोड़ी तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया दोबारा, मैंने वहां पे स्पोर्ट्स साइंसेज में एमएससी की, फिर एमफिल किया। मैं अपने उस प्लान की तरफ, तो मैंने ये यस सर करने के लिए तो नहीं किया कोई चेयरमैन आ जाएगा या कोई और आ जाएगा तो मैं उसको, मेरी एजुकेशन तो आपको देखें कि आपका जो आपका विजन है उसको ब्रॉड करती है। आपको यस सर करना या किसी के नीचे सर झुकाना या किसी की पॉलिसी के आगे सर तस्लीम कम करना तो एजुकेशन आपको नहीं सिखाती है। तो हमारे पैगंबर ने भी इसका दर्श नहीं दिया था, तो हम लोग कैसे फिर किसी के आगे यस सर कर सकते हैं? लेकिन ये तो हकीकत है रऊफ भाई कि जो भी पहले तनकीद करते हैं आपके अलावा, आप हैं या एक और शख्स भी हैं, आपके अलावा जो भी तनकीद करते हैं उनके बाद बोर्ड में वो एकोमोडेट होते हैं, उसके बाद वो बातें भी भूल जाते हैं और सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती है। ये भी तो इसी मुल्क में हो रहा है। सर देखिए, बोर्ड में ये इसमें दो चीजें आ जाती है ना। ये देखिए, आपकी जो मीडिया का प्रॉब्लम है ना, जो आप देखिए स्पोर्ट्स पे आप साफत कर रहे हैं, आप प्लेयर की छांटी आप लोग लिस्ट नहीं बना सकते हैं कौन सा वेल एजुकेटेड है, किसकी एजुकेशन इस काबिल है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए। आप लोग ही बाहर जाके फिर उनकी चापलूसियां करते हैं और फिर उनकी तारीफों के जमीन आसमान के खिलाफे नहीं सर, बना हम तो देते हम हैं तो कि उससे हम छोटा तो खेले, बांगे उससे 2 10 लाख मैच से खेले, 3 प्रोग्राम्स उसको पहले नहीं कह चुके रऊफ भाई कि आपको होना चाहिए, आप जैसे लोगों को होना चाहिए। तो फिर जब अगर मेरे जैसा कोई बंदा आ भी गया तो उस पर भी आप जैसे ये जो आपके जो साथी हैं वही तनकीद करेंगे ना ऐसे कि ही ये है, बिल्कुल पाकिस्तान करते क्रिकेट हैं। बोर्ड पे क्रिटिसाइज करता है, वो आ जाएगा और वो ये चीज नहीं देखेगा कि मेरी और जो आ रहे हैं उनकी जो एजुकेशन लेवल में डिफरेंस कितना बड़ा है। मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, मेरा 30 साल का क्रिकेट एक्सपीरियंस ही है, मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है। आप पूरी दुनिया में कोई बंदा उठाकर देख ले जिससे 700-800 विकेटें ली हूँ, जिससे 100-200 फर्स्ट क्लास मैचेस 3-3 फॉर्मेट खेले हूँ, और उसके बाद उसके पास डिग्रियां उसी शोबे की और उसको साइडलाइन करके रखा गया, और कोई एक पूरी दुनिया में एग्जांपल नहीं दे सके जो मेरे सामने जाकर मुकाबले में खड़ा हो सकता है। तो ये मिलते कर रहे हैं, कभी किसी गोरे की, कभी किसी फॉरनर की, उनकी क्या एजुकेशन है, उनका क्या विजन है। और एक और मैं आपको चीज इसमें जी बता जी। देता हूँ कि
देखिए, 2 चीज़ें आ जाती है। एक सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज़ ये है कि अगर आप प्लेयर हो, आपके पास 30 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद आपकी स्पेसिफिक एजुकेशन उसी फील्ड में हो, उससे बेहतर आदमी कोई भी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। ना सिर्फ सिंपल एजुकेशन आपको या आपका काम निकाल सकती है, ना सिर्फ सिंपल क्रिकेट आपका खेल निकाल सकती है। आपने 100, 200, 300 मैचेस भी खेले हों, मगर आपकी उस शोबे में स्पेसिफिक साइंटिफिक एजुकेशन ना हो, तो आप ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिग्रीज हो, आपने पीएचडी की हो, मगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो, तो आप उस शोबे में जीरो हैं। तो ये एग्जैक्ट एक फेलियर है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का, पाकिस्तान का कल्चर स्पोर्ट्स में का है, इसलिए बिल्ड नहीं हो रहा कि ये दोनों चीजें पैरेलल रख के वो चला नहीं रहे, वो सिर्फ एक एक चीज को ले रहे हैं। या तो एजुकेशनिस्ट को ले आते हैं या सिर्फ जो प्लेयर होता है वो लेकर आ जाते हैं। इसी वजह से जो आपका पूरे का पूरा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह हॉकी थी आपकी आपकी स्क्वाश थी, अब आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, सब के सब खत्म हो गए हैं। मगर अब ये अभी तक ये लोग समझने को तैयार नहीं है, तो फिर इस पे क्या कर सकता है इंसान? बिल्कुल ऐसे ही है और यही वजह है कि रऊफ भाई मुझे ये लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही है और जो वर्ल्ड की क्रिकेट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही है। हमारे यहाँ एकदम से पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं एक शख्स के चेंज होने पे, लेकिन दुनिया जो है वो अपनी पॉलिसीज पे बड़े दूर रस जो है 5-5 साल 10-10 साल की प्लानिंग करती है। देखिए, उसकी बेसिक वजह क्या है कि उनके जो सिस्टम्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो पर्सनैलिटीज पे डिपेंड नहीं करते। उनके लिए चाहे कोई भी आ जाए, चेयरमैन कोई भी चेंज हो जाए, मगर उनका जो स्ट्रांग सिस्टम है वो फंक्शन करता रहता है। उसमें मेरिट है, उन्होंने मेरिट पर, एजुकेशन पे और विजन पर लोग रखे हुए हैं। जो उनका थिंक टैंक है वो आगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, 20-25 साल की, 50 साल की पॉलिसी सामने रख के फैसला करता है। मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल देता हूँ। आप देखें कि हमारे इदारे किस लिए तबाह हो रहे हैं। अब देखिए, क्रिकेट बोर्ड है, ये 1952 से फंक्शनल है। इनके पास 1970-80 से अभी तक इनके पास करोड़ों अरबों रुपए इनका बैंक बैलेंस था। तो इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए वो बैंकों में पैसे रखे और सूद वो खाते रहे और तनख्वाहें देते रहे उस पे, और इन्होंने कोई एक रुपए की डेवलपमेंट नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। एक दूसरा ये स्टेडियम तक नहीं बना सके, ना ये होटल बना सके, ना कोई और इंडस्ट्री बना सकते हैं, ना कोई ये हॉस्पिटल बना सके आज तक। अब इनके मुकाबले में मैं आपको जो पाकिस्तान की दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज है उनकी मिसाल देती हूँ, जिन्होंने 95-2000 में अपना काम किया। आपकी बीएचए बैरियर टाउन आप देख लें कि उन्होंने 2095 में काम शुरू किया और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने सोसाइटीज का जाल बिछा दिया, लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर दिया। मगर हमारे इदारे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उसी ये कजाफी स्टेडियम उसी जगह पे अभी है। इनके पास इतने पैसे नहीं है दूसरी जगह ये खरीद सके। इन्होंने काम क्या किया, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टील मिल इसलिए बर्बाद हुआ, पीआईए इसलिए बर्बाद हुआ, रेलवे इसलिए बर्बाद है, ये क्रिकेट बोर्ड और हॉकी और फुटबॉल फेडरेशन सारी की सारी इसलिए बर्बाद है कि इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ये जो पर्सनल बेनिफिट्स का एजेंडा सामने रखकर चलते हैं, इनके लिए पाकिस्तान के जो बेनिफिट्स हैं उनकी कोई परवाह नहीं है इनको। इनके लिए जो लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इदारों की कोई हैसियत या नहीं है। और जब तक आप इदारों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपका कोई सिस्टम फ्लोरिश नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, इदारों को जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे आपका कोई सिस्टम फ्लरिश नहीं कर सकता। लेकिन रऊफ भाई मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह का सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टच हैं, हमारा तो काम यही है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग के भी खदशात हैं। इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है हालिया सीरीज़ में भी और वर्ल्ड कप के लिए भी? देखिए, ग्रुपिंग ही उसी वक्त होती है जब आपका क्रिकेट बोर्ड कमजोर हो, जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो, एक आपका थिंक टैंक हो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी करता हो। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि रोड मैप क्या है, आगे विजन कैसे है, पॉलिसी किस तरह बनानी है, कैप्टनसी किसको देनी है, उसकी रिप्लेसमेंट प्लान क्या होना चाहिए, बॉलर कौन से खेलेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट क्या होंगी, वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह करनी है, खिलाड़ियों को रेस्ट किस तरह देना है, जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह साथ रख के इन्वॉल्व करना है, टीम का सिस्टम किस तरह बैलेंस करना है, मैनेजमेंट कौन सी लानी है, प्लान किस तरह बनाना है, आगे ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूशन किस तरह करवानी है। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? ये जो जाहिल हमारे टेस्ट प्लेयर्स है ये तो नहीं कर सकते। आप इनको 200 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं तो आप इनको लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हैं तो ये काम ये करेंगे। ये तो एक प्लेयर की साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकते, उसकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकते, तो ये आपका सिस्टम क्या बना कर देंगे? तो इसी वजह से पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग आती है। जब ग्रुपिंग आती है टीम इंतजार का शिकार हो जाती है। आप उनको जेल नहीं कर सकते, आप उनको चला नहीं सकते। तो उसके बाद आप बड़े बड़े जो इवेंट्स है, जिस तरह आप एशिया कप आ रहे हैं, आप जो आपकी जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, फिर आपकी 3 सीरीज जो ये इंग्लैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो अब इस तरह आपका सिस्टम फिर चलता जाएगा आगे।
ठीक हो गया। रऊफ भाई मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पर शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे। बाबर आजम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, कल उन्होंने मीडिया से कुछ गिले भी किए हैं और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की, उनके क्लिप भी चलाएंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब्दुल रऊफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं उनको भी कुछ क्लिप सुनाना चाहता हूं और आपको भी सुनाना चाहता हूं। कल बाबर आजम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि आपके साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। बाबर आजम ने इसके जवाब में तो कहा कि ये सारी चीज़ें मीडिया में ही फैलती हैं, मीडिया वाले बताते हैं, बाज़-ओ-क़ात सुन के हैरानगी होती है। इसके जवाब में बाबर आजम का जो जवाब था बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मासूमाना था, लेकिन उसके बाद एक और सवाल के जवाब में भी बाबर आजम ने कुछ कहा। पहले शाहीन वाला क्लिप सुनते हैं कि बाबर आजम ने क्या कहा, उसके बाद अगला क्लिप सुनेंगे और फिर स्ट्रेट अवे इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे रऊफ भाई के साथ। ये तो पहली बात तो ये ना, ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं वो सब आपके कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। वो थोड़ा सा मुझे भी होता है कि शायद कुछ ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा पता है हमारे से ज़्यादा, तो ये थोड़ी सी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई कुछ बात भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको भी और फैंस को भी कि हमारा जो बाउंड है वो अब का नहीं है, वो बहुत पुराना है। बड़े मासूमाना अंदाज से बाबर आजम ने सारा मलबा मीडिया पे गिरा दिया, लेकिन उसके बाद एक और सवाल हुआ बाबर आजम से कि ओपनिंग कौन करेगा। बाबर आजम करेंगे, उनके साथ साइम अयूब करेंगे, लेकिन उस हवाले से बाबर आजम का जवाब बड़ा ही मानी खेज था। जब आप इतना ज़्यादा चीज़ों को जो है 11th आवर तक रखेंगे कि हमें 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तो फिर मीडिया ने भी कुछ ना कुछ क्यास आराइयाँ कर रही हैं, कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करनी है। ओपनिंग के हवाले से सवाल के जवाब में बाबर आजम ने क्या कहा, यह सुनते हैं। कल तक का वेट करें, सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और जो हमारे यंगस्टर प्लेयर्स हैं हम कोशिश करें उनको ज़्यादा प्रेफर दें, अपॉर्चुनिटी दें। जो हमारी बेंच स्टैट्स है उनको हम चेक करें। हमारा एक डिफरेंट इसमें आपको नज़र आएगा, इस सीरीज़ में हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हर मैच में ऑलमोस्ट। जी तो रऊफ भाई आपने बाबर आजम की बातें सुनी हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं कि क्या साराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चीज़ें इतनी ज़्यादा 11th आवर में होंगी, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आएगी, कोई रोड मैप नज़र नहीं आएगा किसी भी प्लेयर के हवाले से, ना ओपनिंग के हवाले से, ना मिडिल ऑर्डर के हवाले से, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं से खबर लीक होती है और क्या साराई भी होती हैं। इसको किस तरह हैंडल करना चाहिए? देखिए, इनको बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। बाबर आजम बेचारा क्या जवाब देगा, इसकी क्या परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप में रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि इसने किस लेवल की कैप्टनसी जो वर्ल्ड कप था उसमें की है और एशिया कप में की है, तो उसके बाद इनका जाना बनता था। मगर जिस तरह असगा अशरफ ने जब उन पे मलबा गिरा सारे का सारा, अपना बोझ उन्होंने इनके कंधों पे शिफ्ट किया था, वो तरीका रॉन्ग था। और जिस तरह वाब रियाज को उन्होंने यूज करके इनको कैप्टनसी से हटाया था, तो अभी भी इनको पता ही नहीं है, इसको भी प्रिपेयर करके कैप्टन बनाया नहीं गया, ना इसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपरली की गई थी और उनको कैप्टन बना दिया गया था। तो अब उसकी बर्डन को इनको उठाने की सलाहियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो ये जो टीम है, जो न्यूजीलैंड की सी टीम एक आई हुई है, इसके खिलाफ इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आपको खिला देना चाहिए था। आपको याद है एक दफा 90s में, मुझे याद है कि न्यूजीलैंड ने इसी तरह मार्टिन क्रो की क़यादत में एक टीम भेजी थी जिसमें बड़े प्लेयर्स नहीं थे, मगर फिर भी इस टीम से वो बहुत ज्यादा बेहतर थी। तो इमरान खान ने उसके खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। उनका बी टीम है, मैंने इसको नहीं देखा, और वो बड़े बदतरीन तरीके से आके वापस चली गई थी। तो अगर थोड़ा सा आपने अपना सिस्टम को आगे ग्रेजुअली बिल्ड करना, आप मेरा क्वेश्चन ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप के बाद क्या चेंजिंग की है, आपने दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या चेंजिंग की है, आपने एशिया कप में जो सफर किया उससे क्या चेंजिंग की है, जो आप इंग्लैंड से सीरीज आ रहे थे पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उसके बाद आपने क्या चेंज लाए हैं। फिर जो आपने टूर किया ऑस्ट्रेलिया का पूरा, सब वहां पर वाइट वॉश हुए हैं, उसके बाद क्या आपने चेंज किया, कुछ भी नहीं। वही टीम दोबारा भर के आप न्यूजीलैंड की एसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। अगर आप ये 2-4 मैचेस जीत भी गए तो आपकी क्रिकेट को इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आगे जब भी कोई मेगा इवेंट या बड़ा इवेंट या कोई अच्छा कोई टूर्नामेंट आएगा या स्ट्रॉन्ग टीम आएगी, तो आप तो फिर सफर करेंगे। ना आपका कैप्टन इस काबिल है कि वो आपको मैच जितवा सके, ना आपका मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर डेवलप हो सकता, ना आपका फास्ट बॉलिंग अटैक। आपने फिर न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ उसको मोहम्मद आमिर को और अहमद वसीम को, जो आपके वेटरन प्लेयर हैं, उनको लाकर यहाँ पर उठा दिया, उनको खिलाना शुरू कर दिया। तो अगर आपने खिलाना था किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देते शॉर्ट फॉर्मेट में, जो कि है ही बिल्कुल एक यंगस्टर के लिए फॉर्मेट, इसमें आप पुराने जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको लाकर T20 फॉर्मेट में डाल रहे हैं।
तो मेरे तो समझ से अच्छा completely राहुल भाई, बाहर मुझे है कि मुझे क्या। आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई कि हमें वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की सी टीम क्यों याद आती है? आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप या एशिया कप से पहले हम श्रीलंका में श्रीलंका के साथ खेले थे, अफगानिस्तान के साथ खेले थे, एकदम से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, और उसके बाद एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी डाउन हुई, वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी डाउन हुई। तो जब आप इतने ज्यादा कमजोर अपोजिशन के खिलाफ खेलेंगे, तो डेफिनेटली जब तगड़ी अपोजिशन के खिलाफ आप खेलेंगे वर्ल्ड कप में जाके, तो आपसे प्रेशर सस्टेन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होगा मैं, और मैं पहले कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की किसी भी स्टैंडिंग पे वर्ल्ड कप में नहीं खड़ा होगा। ये क्या आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर और बाबर आजम? मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या कर दिया तो जो यहाँ पर करेंगे। तो आगे तो आपको फ्रेश लेग्स चाहिए, वो यंग लड़के जिन्हें आप देखें कि न्यूजीलैंड ने जो रचन रविंद्रा को खिलाया था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। आप अब जो साउथ अफ्रीका ने मार्करम और या दूसरे जो डोसन वगैरह, किस तरह के आप प्लेयर्स बिल्ड करें। बाकी दुनिया की टीमें लेकर प्लेयर आ रहे हैं, शुभमन गिल आ रहा है इंडिया से आ रहा है, और बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं। हमने क्या प्रोडक्शन दी है? वही कि वही हम पुराने पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ला रहे हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में खिला रहे हैं। तो पॉलिसी तो मुझे नहीं नजर आ रही गई। लेकिन वो आज ना, मैं सुबह सुबह एक मॉर्निंग शो में था, तो वहां पे एक एनालिस्ट कह रहे थे, देखिए हम अगर 5 मैच न्यूजीलैंड से जीत गए ना, तो हम नंबर 1 में आ जाएंगे। हम इसी तरह नंबर 2 पे वर्ल्ड कप में भी गए थे, ओडीआई में भी। ये नंबर 1 नंबर 2 की गेम में पूरा का पूरा सिनेरियो छुप जाता है, और उसके बाद कौम मायूस होती है। बिल्कुल, और एग्जैक्टली ना सिर्फ सिनेरियो छुप जाता है पूरे का पूरा, बल्कि ये जो आपके जो टॉप प्लेयर्स बने हुए हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 की दौड़ में बॉलर और बैट्समैन, ये भी इसी तरीके से अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, कीनिया और ये नीदरलैंड के खिलाफ खेल के अपनी पोजीशन को बेहतर करते हैं, और उसके बाद रैंकिंग में नंबर 1 आते हैं और उनकी तारीफ में पुल बांधना शुरू हो जाते हैं। और उससे नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का नुकसान होता है। जो आपका यंग अमर्जिंग टैलेंट होता है उसका नुकसान होता है। क्योंकि असल प्रॉब्लम क्या है, एज ए क्रिकेटर और एज ए स्पोर्ट्समैन, जो मैंने 30 साल यहाँ पर गुजारे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर आप कोई 3-4 साल यंगस्टर परफॉर्म करता है, तो उसके लिए ये वीक टीमें होती हैं, वो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होता है। उसका पूरा कैरियर उस पर बेस कर रहा होता है। वो 5-6, 8-8 साल खेल कर वो इस वीक पे होता है कि जब वीक टीम आएगी, कोई वीकर लिंक आएगा, उसका चांस बनेगा। और जब जो पुराने प्लेयर्स हैं वो जान छोड़ेंगे, मगर ये जान छोड़ने को तैयार नहीं है। ये नंबर 1 नंबर 2 की गेम में फंसे हुए हैं। और उसमें आगे क्या होता है कि एक तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जो न्यू कमर्स होते हैं, अमर्जिंग टैलेंट होता है। फिर आप उनको ट्राई भी नहीं कर सकते इंटरनेशनल मैचेस में स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। और उसके बाद जो आपकी रैंकिंग है, जो वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी या टेस्ट मैचेस जैसे इवेंट होते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाते हैं। तो ये एक ड्रामा चल रहा है बहुत अरसे से, जिसको खत्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ड्रामा सर मुसलसल चल रहा होगा, इसमें आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी चेयरमैन आते हैं ना, सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं, और 6-7 महीने के लिए हमें लगता है कि कुछ चीज ठीक होगी, लेकिन अल्टीमेटली वही लोग वापस आके मुसल्लत हो जाते हैं जो पिछले चेयरमैन के साथ होते हैं। नहीं, वो इसलिए सही नहीं हो सकती कि देखिए, जिस तरह ईशान मानी आया तो उसने मिसबा को आल इन आल बना दिया था सारा कुछ। अब ये कैसे हो सकता है कि मिसबाई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चलाए, मिसबाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाए, मिसबाई अंपायर लगाए, मिसबाई इंटरनेशनल क्रिकेट चलाए, मिसबा पाकिस्तान टीम का मैनेजर बन जाए, तो हेड कोच भी मिसबा हो। तो ये किस तरह आगे वो कोई और आया, रवीज राजा, उसने अपना इस तरह एक बंदा रख लिया, वो चलाता रहा। फिर आगे विकास अशरफ साहब ने हफीज को आगे कर दिया था, वो इस तरह करते रहे हैं। तो अब इन्होंने बाब रियाज को आगे कर दिया, वो कर रहा है। तो एक आदमी किस तरीके से सारे सिस्टम को ग्रैब कर सकता? तो वो फिर होता क्या है कि वो जो उनकी पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है, वो अपने सारे दोस्त जो होते हैं उनको साथ ले आते हैं। और जो उनके दोस्त होते हैं जिनको वो oblige करते हैं, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती, ना उनकी इतनी वर्थ होती है, ना उनकी इतनी एजुकेशन होती है कि वो आपका सारा सिस्टम रन करें। अब एक मैट्रिक फेल जो टेस्ट क्रिकेटर है, चाहे उससे 100 मैचेस भी खेले हों, तो वो मैनेजमेंट का काम क्या कर सकता है? वो स्पोर्ट्स साइंसेस क्या कर सकता है? वो जो बायोमैकेनिक्स का नॉलेज है, जो शिफ्ट करना होता है, वो क्या कर सकता है? वो जो थ्योरी होती है फिजिक्स की, वो कैसे समझा सकता है? जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, जो एंगल्स होते हैं, वो किस तरह वो डिस्क्राइब कर सकता है? जो अपनी असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं, वो किस तरह वो बना सकता है? तो ये सारा सिस्टम है जिसकी वजह से सारा अच्छा सिस्टम आपका सर, मैं आखिर में बैठ गया। प्रोग्राम के आखिरी कुछ वक्त चल रहा है, तो मैं आपसे उस्मान खान के हवाले से डिस्कस करूंगा। उस्मान खान ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि वो इससे पहले यूएई में सेटल थे, वहाँ पे उनका साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आईएलटी से अच्छे पैसे कमा लेते थे, उसके बाद T10 लीग से अच्छे पैसे कमा लेते थे, अब वो पाकिस्तान में आए। अच्छा रऊफ भाई, सवाल ये है कि वो ओपनिंग प्लेयर हैं या फिर वन डाउन के प्लेयर हैं, लेकिन अपेरेंटली लग मुझे ये रहा है कि ना उनको ओपनिंग में खिलाया जाएगा, ना ही वन डाउन में खिलाया जाएगा। सो अगर नीचे वाले नंबर्स पे उनको खिलाते हैं तो एक टैलेंट फिर जाया हो जाएगा, और फिर उसका तो बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी हुई हैं। देखिए,
गलती पे गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें करता जा रहा है। देख, सबसे पहले तो आपको अपना ढांचा सही करने की जरूरत है ना। जिस ढांचे में जो आपके मेरिट पर प्लेयर्स हैं वो फिट नहीं होते और उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ता है, वो सफर करता, बजाय उसको सही करने के आपने दूसरा रॉन्ग वे अपनाया है। कि जब उसकी वहां पर उसको अपनी मिल रही थी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यूएई में, तो उसको वहां पर खेलने देते। आपने वहां से उठा के, अगर उसने एक T20 मैच में उसने 1-2 सेंचुरियां कर दी, तो आपने उसको उठा के पाकिस्तान की टीम में डाल दिया। जो आप स्ट्रक्चर चला रहे हैं, जिसमें आप अरबों रुपया लगा रहे हैं, जिसमें आपका हर बच्चा इन्वॉल्व है, वो कहां पर जाकर परफॉर्म करेंगे, वो किसके आगे फरियाद करेंगे, उनका कब नंबर लगेगा पाकिस्तान की टीम में। तो हर चीज ही उल्टे तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद अगर वो 1-2 मैचेस में फेल हुए ना, वो उधर के रहे, उधर भी पाबंदी लगी और यहाँ से भी बाहर हो जाएंगे, तो मुझे तो नहीं कुछ समझ आती है किस तरीके से सिस्टम को वैसे चला ये रहे हैं। बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है अब्दुल रऊफ भाई, एक बंदे के साथ जिसका अच्छा खासा फ्यूचर वहां पे लगा हुआ था? देखिए, उसको भी सोचना चाहिए था। उनको भी मेरा ख्याल है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए थी, मगर उसने अपने फ्यूचर के लिए बेहतर देखा, उसने तो वो फैसला किया। क्योंकि एज ए प्लेयर तो हर एक की यही ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, मगर कंट्री जिस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहा है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। वो अपना जो पूरा फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसको बाईपास करके एक आदमी जो 4 साल से बाहर बैठा हुआ है, तो उसको वापस ला के अपनी नेशनल टीम में डाल रहा है। तो ये तो पूरी दुनिया में फिर जगह ठीक, सही का बायस बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट के। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ खान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और असल गुफ्तगू हुई। पूरे जो है 2 सेगमेंट्स अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ रहे। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अब देखते हैं कि बारिश के बायस मैच होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर भी हम हाजिर होंगे, ना हुआ फिर भी कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।